Hello friends, today our discussion topic is vital sign, and in this topic we are going to deal on the body temperature, then pulse, then respiration, then heart rate, that about BP, and third is the BP, and last one is the pain. So one by one we are discussed on these topics. So our first vital sign topic is body temperature. सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। तो कोर बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 96.8 टू 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड एक्सिलरी टेम्परेचर है 98 पॉइंट एक्सिलरी नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट एक्सिलरी, दिस इज ऑरली, इट इज़ 98 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारा ओरल टेम्परेचर आता है। और रेक्टल में हम कब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐड करेंगे? जब हम एक्सिलरी से टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। ओके, तो हमें वहाँ पे रेक्टल के लिए 1 ऐड करना पड़ता है। और ओके, तो ये चीज़ जो है वो कहता है कि रेक्टल टेम्परेचर शो करता है। ओके, तो ऐड 1 कर देंगे जब हम रेक्टल का टेम्परेचर हम कंपेयर करेंगे एक्सिलरी से। एक्सिलरी का जब भी कोई टेम्परेचर आएगा तो उसको उसको हम रेक्टल के साथ मेज़र करने के लिए 1 ऐड कर देंगे, वो रेक्टल टेम्परेचर बन जाएगा। वैसे तो जो ओरल का टेम्परेचर होता है वही हम आइडियल टेम्परेचर मानते हैं एक पर्सन की बॉडी का, और उसको उसी को ही कहते हैं कि ये उसका बॉडी टेम्परेचर है। एंड जब हम कोर टेम्परेचर लेते हैं तो हमें बेसिकली वहाँ से 1 माइनस करना पड़ता है, और जो एक्सिलरी आता है उसमें 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है। So the increase during temperature is increased during exercise. It increased from the 101 to 104. तो नॉर्मल जो ओरल टेम्परेचर था वो इतना था 98.0 टू 98.6, और जब एक्सरसाइज की तो इतना हो गया। एंड टेम्परेचर कैन वेरी विद द सराउंडिंग। इफ लाइक बाहर जो है वेदर बहुत कूल है, तो हमारी जो स्किन है सबसे पहले तो वो इफेक्ट होगी, स्किन का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कोल्ड वेदर में ही रहें तो वो हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर को भी इफेक्ट कर सकता है, हमारे वाइटल ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। और सेम वैसे ही होगा जैसे जैसे कि हम दूसरी कंडीशन ये होगी कि अब क्या है, बाहर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, और ये पहले तो स्किन टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा, स्किन का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे ये हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा, एंड दैट लीड्स टू other conditions and other diseases. Okay, and so it can also affect temperature can affected by surrounding. Now we see the estimated normal range of body core temperature. यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक साइड ओरल टेम्परेचर है और एक साइड रेक्टल टेम्परेचर है। और इसमें देख रहे हैं कि जब मॉर्निंग के टाइम और कोल्ड वेदर में हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है कम होता है इन बोथ साइड रेक्टल एंड ओरल, एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे है। जो रेक्टल का है वो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू oral temperature. Okay, and work and hard exercise can also lead to increase the body temperature. So this is a diagram, you can remember through the diagram with the picture. Okay, so stop the video, pause the video, and once read this uh, slide. Yes. Distribution of temperature in the body's core and cell. So core is inside the deep tissue is known as core, body core, and the outer layer of tissue is known as shells. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है एक कोल्ड वेदर को शो कर रहा है, एक बोम को। ओके, तो जब क्या है कि कोल्ड वेदर है तो जो कोर टेम्परेचर है वो कहाँ पे है? सिर्फ वाइटल ऑर्गन का ही है।
ओके। तो कोर टेम्परेचर 37 डिग्री जो है सिर्फ वाइटल, जैसे ब्रेन में है, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, एक्स्ट्रा जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे है। और शेल टेम्परेचर भी वहीं का है, वहीं का उतना है 36। ओके। बाकी जो है वो कम है, क्योंकि ये यहाँ पे अब क्या होगा कि कोल्ड वेदर में ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो हीट लॉस होगी। तो उसको बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ जा रहा है? वाइटल एरिया में। सो यहीं पे ही टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, बाकी जगह कम है। तो ये है कोल्ड वेदर का कोर एंड शेल टेम्परेचर। और इन क्या है कि वार्म कंडीशन में अगर ज़्यादा कैपिलरीज होंगी, पेरिफेरी कैपिलरीज होंगी, तो ज़्यादा हीट लॉस होगा और पेशेंट को हीट स्ट्रोक होने से बच सकता है। ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कोर टेम्परेचर है वो हेड टू टो सेम है, और शेल भी हेड टू टो सेम ही है। इट इज 36 इन शेल एंड 37 इन द कोर बॉडी टेम्परेचर। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू हीट आर प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। So first point is the basal rate of metabolism of cell that of all cell of the body are going to produce heat. तो जब कोई भी मेटाबॉलिज्म होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। एंड मसल एक्टिविटी इंक्लूड मसल कॉन्ट्रैक्शन like shivering. They also it leads to produce हीट। तो शिवरिंग क्या है? एक इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसके करने से हीट प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ आपने विंटर के सीजन में ज़्यादातर देखी होगी कि जब हम काफ़ी देर के लिए बाहर खड़े होते हैं तो हमारा पूरा शरीर शिवर करता है। तो दैट इज अ एक्सरसाइज, that is exercise to produce heat. It is like exercise to produce heat. And non shivering thermogenesis occur in the neonates. तो शिवरिंग जो है न्यू बॉर्न बेबी में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैट नहीं होता। ओके। ज़्यादा फैट नहीं होता और ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। तो नियोनेट में नॉन शिवरिंग रिएक्शन होती है, उनमें अलग तरीका होता है हीट प्रोड्यूस करने का, और वो कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हमें जो नियोनेट्स हैं उनका विंटर सीजन में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको ज़्यादा जल्दी ठंड लग जाती है, क्योंकि उनमें ये मैकेनिज्म नहीं होते हैं। इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है? थायराइड हार्मोन है। ये भी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, और मेटाबॉलिक इंक्रीज होने से हीट प्रोड्यूस होती है। और ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये भी क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन एनर्जी यूज करता है टू प्रोडक्शन ऑफ बोन। टू टू बोन को बढ़ाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो ग्रोथ होगा तो ग्रोथ होने के लिए क्या है? एनर्जी चाहिए। तो वो भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो वहाँ से भी हीट प्रोडक्शन होगी। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, वहाँ उसको उसका भी काम क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना। और टेस्टोस्टेरोन जैसे प्रोड्यूस होता है तो मेल्स में क्या है कि मसल प्रोडक्शन होता है, तो मसल बनाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करती है। Effect of epinephrine and non-epinephrine, and these two are the sympathetic hormone. Okay, ऑटोनर्विक नर्वस सिस्टम का ये हार्मोन है। तो ये दोनों हार्मोन भी क्या करते हैं? हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। एंड इंक्रीज केमिकल एक्टिविटी इन द सेल लाइक glycolysis and Krebs cycle. All these exercise are activity are occur in the cell. They leads to produce heat in ATP form. Okay. सेवेंथ पॉइंट है एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक नीड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। जब एक्स्ट्रा किसी चीज़ का डाइजेशन होगा तो बॉडी में हीट प्रोडक्शन। हीट लॉस का आप देखेंगे, हाउ टू ए बॉडी कैन गोइंग टू लॉस देयर हीट। so deep organs especially like liver, brain and heart and skeletal muscles are going to produce heat, and these heat are lost through the skin. ओके। तो क्या होता है कि जब भी ये ऑर्गन अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो
इनमें ये जितने भी ऑर्गन है इनमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने के बाद कैसे लूज निकले ये शरीर से, बॉडी से, तो जितना भी ब्लड है वो पेरीफेरी में आना शुरू फ्लो कर देता है और उसकी वजह से स्वेटिंग होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्वेट आर कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। सो ज़्यादा अमाउंट में स्वेट निकलेगा तो जो हीट है वो इवेपोरेट होके निकल जाएगी, तो इस तरह से हीट लॉस होता है। ट्रांसफर skin whether it is lost to the air and other surrounding। ओके, तो जो मैंने ऊपर बोला, तो जब एक्सरसाइज करने के बाद कहाँ कहाँ जाना है हमें, या तो एयर में जाना चाहिए या ऐसी जगह जहाँ पे वेदर ठंडा हो एज कम्पेयर टू योर स्किन। हाउ रैपिडली हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम whether it produced in the body or to the skin। तो ये हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से स्किन से हो रही है या कोर बॉडी से हो रही है, ये 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 चीज़ वहाँ पे तो यहाँ पे इस लाइन का यही मीनिंग है कि अगर स्किन पे ज़्यादा हीट हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ज़्यादा जल्दी निकल जाएगी, और जहाँ से कोर से आ रही है तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेगी टू रीच ऑन द स्किन। तो ये भी डिपेंड करता है कि हीट कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट है हाउ रैपिड हीट कैन देन बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्किन टू सराउंडिंग। और कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, तो रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम द स्किन टू सराउंडिंग। मैकेनिज्म, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट कैसे लूज होने के क्या क्या मैकेनिज्म है। तो आप दे सकते हैं, पहला है रेडिएशन, ओके, जो 60% हीट लूज कर रहा है। सेकंड है कंडक्शन और टू एयर, उसको हम कहते हैं कन्वेंशन भी कहते हैं, जहाँ से 15% लॉस हो रहा है हीट। थर्ड है कंडक्शन टू ऑब्जेक्ट, contact with the object that can lead to lose the air 3%। and last one is the evaporation लॉस कर रहा है 22%। ओके, evaporation मीन्स वाटर वेपर के थ्रू हीट लॉस हो रही है। सो रेडिएशन में आप देख सकते हैं कि ए पर्सन कैन रेडिएट द हीट, ओके, एंड इफ एंड कैन बी एब्जॉर्ब द हीट, वो ले भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले पाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ों में आता है रेडिएशन। रेडिएशन में हम लॉस भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट से हमें रेडिएशन के थ्रू ही हीट मिल रही है इन विंटर सीजन। सो हीट कैन लॉस एंड गेन थ्रू दी रेडिएशन इज 60%। तो यहाँ पे हमें सिर्फ हीट लॉस का ही पता लिखा है, तो हम यहाँ कहेंगे हीट लॉस्ड बाय रेडिएशन अबाउट 60%, 60% निकलती है। अब आया एयर कन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि जब हम बाहर हवा में, एयर में, अपनी सराउंडिंग हमारा कूल है और वहाँ वहाँ से एयर आ रही है, तो वो एयर हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से टच होके निकलेगी। तो जैसे टच करेगी वो हीट को ले जाएगी अपने साथ। ओके, जैसे वो यहाँ से एयर आएगी और यहाँ से ऐसे टच करके जाएगी तो वो हीट लेके जाएगी। और ये जो एयर है वो कितना परसेंट हीट ले जाती है एक बॉडी की पर्सन से, 15%, 50% हीट इज लॉस्ट थ्रू द एयर कंडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कंडक्शन। तो इसमें क्या है कि जब मान लीजिए कि यहाँ ये जो बॉडी टेम्परेचर है पर्सन का ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस टेबल, तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो कितना परसेंट ट्रांसफ़र हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 3%। एंड इवेपोरेशन जो है रेडिएशन के बाद आता है, रेडिएशन के बाद ये सबसे ज़्यादा लॉस करता है थ्रू स्वेटिंग। क्या होगा कि जब स्वेटिंग होगी एक्सरसाइज करने के बाद, ऑब्वियस है कि हार्ड एक्सरसाइज होने के बाद पर्सन कंप्लीटली स्वेट कर जाता है। ओके, तो ये जो स्वेट है ये इवेपोरेट हो जाती है एंड 22% हीट लॉस करती है। अगला हम देखते हैं इंसुलेटर सिस्टम ऑफ बॉडी सिस्टम। तो हमारी बॉडी का इंसुलेटर कौन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी क्या, सबक्यूटेनियस फैट्स। so in the skin the subcutaneous tissue and especially their fats have a insulation of our body. Fat is important because it conduct heat only the 1/3 as rapidly as
अदर टिश्यू। तो ये सिर्फ जो सबक्यूटेनियस टिश्यू की जो लेयर है वो ओनली 1/3 हीट ही ट्रांसफर करता है टू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जो हीट हमारी इनसाइड इंटरनल ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर का जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम लॉस करने के लिए बॉडी ने क्या किया कि ब्लड को सप्लाई किया पेरीफेरी में। तो जो ब्लड के साथ हीट आई उसमें से ओनली 1/3 जो है वो ही हीट लॉस हो पाई, क्योंकि क्या है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट्स हैं, तो फैट्स की वजह से वहाँ पे ब्लड कैपिलरी इतनी अच्छी से नहीं है। मैं आपको ये डायग्राम से दिखाती हूँ, होगा ये डायग्राम। हाँ, ब्लड फ्लो इन द स्किन फ्रॉम द बॉडी कोर प्रोवाइडिंग हीट ट्रांसफर। तो देख लीजिए कि यहाँ से ब्लड सप्लाई आ रहा है आर्टरी से, ये आर्टरी या सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ गई। ओके, यहाँ पे ये भी आर्टरी है, यहाँ ये कैपिलरीज हैं। ओके, तो कैपिलरी में तो बाद में जाएगा, पहले ये डायरेक्ट एक आर्टरी आई और डर्मिस में होते गई, यहाँ पे एक और कैपिलरी बनाई और ऐसे करके डर्मिस में एपिडर्मिस में ब्लड तक, ब्लड एपिडर्मिस के नीचे नीचे ब्लड को पहुंचाए। तो यहाँ तक एपिडर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस है, डर्मिस तक आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर है, ये यहाँ से यहाँ सिर्फ 1/3 ही हीट को ट्रांसफर कर पाती है, क्योंकि बाकी में क्या है, यहाँ पे साथ में क्या है, फैट्स हैं। तो यहाँ पे कैपिलरी नहीं है, ब्लड कैपिलरी नहीं है। ओके, यहाँ पे फैट्स हैं, फैट्स के ग्रेन्यूल्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके होगा, तो कम कैपिलरी होंगी और आगे भी कम कम जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हैं, यहाँ पे कम होती गई। ओके, तो इस तरह से ये ओनली 1/3 ही पहुँचा पाएगी। और एक और बात ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती। Detection of temperature. So how do we detect the temperature? Skin is innovated with both cold and warm weathers. स्किन के पास दोनों के रिसेप्टर्स होते हैं, कोल्ड के भी और वार्म के भी। व्हेन द स्किन इज चिल्ड, जब जब स्किन में चिल्स आते हैं, चिल्स का मीनिंग होता है ठंड सी लगना। इट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ आर इन्वॉक्ड। कुछ रिफ्लेक्स आर जो है बिल्ड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री शिवरिंग होगी सबसे पहले, या और दूसरा होगा इनहिबिट द स्वेटिंग होगा, एंड और दूसरा होगा प्रमोट स्किन vasoconstriction and dismiss the blood loss from the body थ्रू दी हीट। ओके, तो पहले क्या होगा कि हीट प्रोडक्शन करनी है यहाँ पे, जब चिल्स आ चुके हैं, जब पेशेंट को ठंड लग रही है, तो बॉडी कैसे मैकेनिज्म करेगी, ये इनवॉलेंट्री शेवरिंग करेगी। शेवरिंग करने से हीट प्रोड्यूस होगी, और दूसरा ये स्वेट करना बंद कर देगा, बॉडी ऑफ दैट पेशेंट का बॉडी स्वेट करना बंद कर जाएगा, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा वैसो कंट्रैक्शन होगी, वैसो कंट्रैक्शन से less amount of blood reach to the periphery artery. Okay, so the इससे भी blood loss, heat loss जो है नहीं होगा ज़्यादा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एंड यहाँ पे हम हाइपोथैलेमस का रोल देखेंगे कि वो किस तरह से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो जो एंटीरियर पार्ट है हाइपोथैलेमस का, वो क्या करता है, it has a heat. If the heat is beyond to the set point, it impulses and send out the to reduce the temperature. तो इसका बेसिकली रिड्यूस करना होता है टेम्परेचर को, रिड्यूस एंटीरियर याद रखना है, एंटीरियर जो है एंटीरियर से रिड्यूस होता है, ए से आर कर रखना है, इंटीरियर से रिड्यूस होता है, और पोस्टीरियर से जो है इट इनिशिएट दी हीट कंजर्वेशन। तो पोस्टीरियर से गेन होता है, ऐसे याद रख लो, ए आर एंड पी जी। तो ये आपको इजी रहेगा कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो गेन करता है, हीट को इंक्रीज करता है, और जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो रिड्यूस करता है। जब भी मान लीजिए कि एक सेट पॉइंट से हमारा सेट पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर का, जैसे कि कोर बॉडी टेम्परेचर है 96.8, ओके 96.8 टू 90
98.6 वो हमारा कोर टेम्परेचर है। अगर उससे कम हो गया है तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस उससे बढ़ चुका है। अगर जिस कोर बॉडी टेम्परेचर उससे बढ़ चुका है तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा और वो कहेगा कि रिड्यूस द टेम्परेचर, ऐसे हार्मोन सिक्रेट करेगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और पोस्टीरियर में उल्टा होगा कि वो कहेगा कि इनिशिएट द हीट कंजर्वेशन, कि अब हीट को कंजर्व करो। टेम्परेचर डिक्रीज मैकेनिज्म व्हेन द बॉडी इज एट टू हॉट। तो अब क्या करना है कि हमारी बॉडी जो है ना टू हॉट हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, तो उसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसो डायलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पेरिफेरी में पहुंचे और हीट लॉस हो, स्वेटिंग हो। ओके, एंड स्वेटिंग से इवेपोरेशन से 22% जो है हीट लॉस होती है, तो ये हो, स्वेटिंग हो। और डिक्रीज द हीट प्रोडक्शन, ये वाली एक्सरसाइज बंद कर देनी है। इनवॉलेंट्री शिवरिंग एंड केमिकल थर्मोजेनेसिस आर बी स्ट्रांगली इनहिबिटेड, कि हीट प्रोड्यूस ना हो और हमारा बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कूल हो चुकी है, अब हमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो वेसल्स हैं हमारी स्किन में, जो पेरीफेरी में जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और दूसरा, इनका कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ब्लड जो है अब पेरीफेरी में नहीं पहुंचेगा और हीट लॉस नहीं होगी, और हीट लॉस को ही बचाना है यहाँ पे। और दूसरा रिएक्शन होगा पाइलोरिक रिएक्शन। पाइलोरिक रिएक्शन होता है कि जो हमारी आम जो भी हमारे हेयर्स होते हैं बॉडी पे वो इरेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं एयर रिएक्ट, क्योंकि जो मसल्स हैं यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ओके, इनके कॉन्ट्रैक्शन से पाइलोरिक रिएक्शन आता है, हेयर जो है इरेक्ट हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन से दिस विल लीड्स टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। ओके, एंड थर्ड आता है इंक्रीज थर्मोजेनेसिस, लाइक प्रमोटिंग द शिवरिंग, सिंपैथेटिक एक्साइटेशन, हार्मोन सिक्रेट होगा जो हीट प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन वगैरह जो हीट प्रोड्यूस करेगा। थायरोक्सिन आल्सो इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस द हीट। यहाँ पे हम इस सब को देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि बॉडी, यहाँ पे सिनेरियो इसमें ये है कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है। ओके, नॉर्मल सेट से नीचे है। तो क्या क्या हो सकता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये स्टिमुलेशन आया रिसेप्टर पे। रिसेप्टर हमारे कहाँ कहाँ हैं, जो टेम्परेचर के रिसेप्टर है वो एक तो हाइपोथैलेमस में है और एक है स्किन में। तो टेम्परेचर रिसेप्टर पे सिग्नल आ गया हाइपोथैलेमस और स्किन पे, और उसके बाद उन्होंने इनपुट भेज दी थ्रू दी नर्व इम्पल्स। उसने भेज दी स्किन और हाइपोथैलेमस ने। तो स्किन हाइपोथैलेमस में क्या क्या आया, हाइपोथैलेमस ने हीट प्रोड्यूसिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, इनपुट इनपुट भेज दी वहाँ। और प्री ऑप्टिक एरिया वो हाइपोथैलेमस में ही है, वहाँ पे जाके हो गए। तो ओके, हाइपोथैलेमस एंड थायरोट्रोफिन इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस से सिग्नल अब कहाँ आ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ने किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने दिया ट्रोफिन जो सॉरी थायरोट्रोफिन सेल जो है एंटीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ पे आपको पता है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4-5 तरह के सेल होते हैं। तो वहाँ पे एक थायरोट्रोफिन सेल है, वो क्या करता है, वो अ, वो सिक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, वो ये वाला ये स्टिमुलेट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, एक तो हाइपोथैलेमस में चला गया है, हाइपोथैलेमस के में और एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो दिस हार्मोन and nerve impulse from the hypothalamus now going to act on the effector, that on the target of the cell, कहाँ जाके उनको एक्ट करना है, वो वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ उन्हें एक्ट करना है। लाइक एक नर्व इम्पल्स आया कि नाउ कॉन्ट्रैक्ट दी ब्लड वेसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और एक नर्व सिग्नल आया एंटीरियर मेडुला को
कि अब तुम्हें क्या करना है, एक हार्मोन सिक्रीट करना है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, लाइक norepinephrine that increase the digestion of food present in the GI tract. तो एड्रिनल को नर्व इम्पल्स मिला और बोला कि तुम्हें जाके हार्मोन सिक्रीट करना है कि जो मेटाबॉलिक सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। और यहाँ पे क्या है, स्केल्टन मसल्स, और यहाँ पे भी एक नर्व इम्पल्स आया, बोला कि जाके तुम्हें क्या करना है, स्केल्टन पे एक्ट करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। और जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी, रैपिड साइकिल कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसको हम बोलते हैं शिवरिंग एक्सरसाइज। ये एक मैकेनिज्म है जो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब क्या है, लास्ट बचा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड जो है सिक्रीट करेगी थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एंड दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी नाउ गोइंग टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। व्हेन दिस बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू, देन दिस, ये जो बॉडी टेम्परेचर है, इट एक्ट एज ए नेगेटिव फीडबैक। जो ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा, तो ये जाके अब हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस और स्किन के रिसेप्टर पे रिएक्ट करेगा कि अब जाके हमें टेम्परेचर को रोकना है, टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर कंट्रोल हो गया तो इट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम आर हैपन अगेन। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज सो मच, तो ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा और जाके रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और यही आके जाके दूसरी साइकिल जो इसके रिवर्स है वो करेगी और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब देखते हैं एबनॉर्मल टेम्परेचर, एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते करते क्या एबनॉर्मेलिटी है। फर्स्ट, इट इज अ फीवर। फीवर को हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया। Occur because of the heat loss mechanism are unable to keep pace with the excessive heat production, resulting abnormal rise in temperature. So fever is the heat loss mechanism are are unable to occur inside the body, and that leads to increase the body temperature. अब हम देखेंगे, एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ दिखाता है कि किस तरह से फीवर आया और फीवर से ए फिब्राइल फेज आई। तो ये क्या है कि जब एक पेशेंट है, उसका बॉडी टेम्परेचर ये है नॉर्मल रेंज, ओके, 99 टू 98 टू 99 के बीच में एक उसका सेट पॉइंट है, जो उसका नॉर्मल सेट पॉइंट है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या सोचा कि पहले स्टार्टिंग में तो उसका यही था, ओके, कि ये मेरा सेट पॉइंट है, ओके, तो इसके आगे पीछे हुआ तो मुझे कंपनसेटरी एक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाँ, एक पर्सन की बॉडी में क्या आ गए, पैथोजन आ गए, ओके, बैक्टीरिया एंड वायरस आ गया, उसको हम पायरोजीन भी कहते हैं, वो आगे उन्होंने क्या किया, दे लीड टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, और एक नया सेट पॉइंट बन गया। हाइपोथैलेमस ने इसको एक नया सेट पॉइंट सोच लिया कि ओके, दिस इज नाउ माय सेट पॉइंट। और यहाँ से यहाँ जाते जाते एक फेज आती है, उसे कहते हैं चिल्स। और चिल्स में क्या आता है, चिल्स होते हैं किसी पेशेंट को ठंड लग रही है, तो चिल्स में क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, पाइलोरिक रिएक्शन होगा, एपिनेफ्रिन सिक्रीशन होगी, एंड शिवरिंग होगी, ओके। सो ये जितने भी हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो चिल्स में हीट प्रोडक्शन होगी। और यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से जो सेट पॉइंट पुराने वाला था, जो जब फीवर नहीं था, वहां से लेकर एक नया सेट पॉइंट बन गया हाइपोथैलेमस का, वहां तक चिल्स आएंगे और उसमें ये चीजें होंगी, ओके। ये टेम्परेचर सेट पॉइंट है, देख रहे हैं ना, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर है ये और ये टाइम है। तो यहाँ तक जब पहुंचेगा तो काफी टाइम लगा देगा एक नया सेट बनाने में, वैसे काफी टाइम लगा देगा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे चिल्स आएंगे, और यहाँ पे एक आती है इसके बाद फेज, चिल्स के बाद आती है प्लेट्यू फेज, सेकेंड आती है प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू में क्या होगा, फीवर की पेशेंट की बॉडी बहुत ज्यादा वार्म एंड ड्राई लगेगी, ओके। तो प्लेट्यू में वार्म एंड ड्राई बॉडी होगी। और उसके बाद थर्ड फेज आता है फेब्राइल फेज, यस।
फिब्राइल में क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी अब क्या है, वार्म भी है, फ्लश्ड लगेगी, मतलब कि झुरी सी, जैसे कि रेड आईज हो गई हैं उसकी, तो इस फेस में स्किन जो वार्म फ्लश दिखाई देगी। और अब थर्ड फेस फेब्राइल फेस के बाद फोर्थ फेस आती है ए फिब्राइल, और यहाँ से फिब्राइल से लेके ए फिब्राइल तक जो है क्राइसिस आएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये शो करेगा कि अब जो पैथोजन पायरोजिन जो इनसाइड बॉडी है उनका नंबर कम हो रहा है, और उस वजह से बॉडी जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है पुराना जो सेट पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गई। ओके, तो इस तरह से क्राइसिस से लेके ए फिब्राइल तक जो है सेट पॉइंट चेंज होता है, और फीवर से ए फिब्राइल बनता है। और फीवर जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। अगर फीवर नहीं होगा तो पैथोजन नहीं किल किए जाएंगे। ज़्यादा हीट में आने बॉडी में ज़्यादा हीट होने से पैथोजन किल हो जाते हैं, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अब हम देखेंगे हीट इलनेस। तो ज़्यादा हीट में एक्सपोज होने से क्या क्या डिसीज होती है। तो फर्स्ट है हीट क्रैम्प्स, सेकंड हीट सिनकोप, हीट हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक, लास्ट है हीट स्ट्रोक। तो यहाँ से यहाँ ये शो कर रही है इसकी सीवियरिटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हीट क्रैम्प्स में क्या आएगा कि मसल पेन होगा, स्पाज्म होगा मसल, एंड क्रैम्प्स होंगे। स्पाज्म मीन्स मसल का साइज डिक्रीज होगा। ओके, क्रैम्प्स लाइक सेम एज पेन। एंड इसका रेमेडी क्या क्या करना चाहिए जब हमें ऐसा हो जाए, किसी को भी हो सकता है, नॉर्मल पर्सन को, कि ज़्यादा टाइम पे वो एक्सपोज हुआ तो उसको हीट क्रैम्प हो सकता है। तो एडुकेट अमाउंट वो है वाटर पीना चाहिए, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो लॉस हो चुके हैं स्वेट के कारण, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसमें फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने चाहिए। हीट सिनकॉप, सिनकॉप का मीनिंग होता है फेंटिंग, फेंटिंग फॉर मीन्स टेम्परेरी अनकॉन्शियस। एंड इसके साइन आते हैं, फटीग होगा पेशेंट को, डिज्निया डिज्निया, वीकनेस, थ्रस्ट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड फेंटनेस। एंड इसके रेमेडीज क्या है, क्या करना चाहिए। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, उसके उसके टाइम पे ऐसा ऐसा हो गया, हीट हॉट हॉट सीजन है, ज़्यादा हीट है, और वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो स्टॉप द एक्सरसाइज एंड मूव इनटू द शेडी, उसको शेडी एरिया में लेके जाना है, और उसको एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड प्रोवाइड करना है। हीट एग्जॉशन मतलब कि पेशेंट जो पर्सन जो है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो चुकी है उसकी, एग्जॉस्ट कर चुका है, तो यहाँ क्या सिम्टम आएंगे उसको, फटीग, डिज्निया, ओके, उसको रेस्टलेस लगेगा, वीकनेस लगेगी, थ्रस्ट लगेगी, प्रोफ्यूजन ऑफ स्वेटिंग स्वेटिंग होगी, पेल एंड कूल स्किन कलर, स्किन जो कूल और पेल कलर हो जाएगा, हेडेक होगा, नोजिया होगा, चिल्स आएंगे, फेटनेस होगी, अनकॉन्शियस हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, और डायरिया भी होगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि एग्जॉस्ट हो चुका है, वॉमिट भी कर रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस होंगी उस पेशेंट में। तो क्या करना है, अगर कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है, कहीं पे एक्सरसाइज कर रहा है, तो पहले तो वो स्टॉप करो, जो जिस वजह से हो रहा है उस पे हमें वो रोकनी चाहिए। लाइक एक्सरसाइज कर रहा हो तो एक्सरसाइज रोक दो, अगर वो ज़्यादा एक्सपोज है हीट में, तो हीट ऐसे प्लेस पे ले आओ, कूल कूल जगह पे मूव करो उसको। और फिर यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा फ्लूइड का, आईवी फ्लूइड हमें देने पड़ेंगे। अब आया, अगली बारी आई हीट स्ट्रोक। ये तो बहुत सीवियर हो गया कि हीट स्ट्रोक ही लग गया, जिसे हम हिंदी में लू भी कहते हैं। और ये बहुत यूपी में बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है उनको लू लग जाती है पर्सन्स को। तो लू में क्या होता है, हीट स्ट्रोक में हेडेक होगा, नोजिया, चिल्स, अनकॉन्शियस, हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाएगी, एंड केसेस इजेस ऑफ स्वेटिंग, स्वेटिंग कम हो जाएगी इसमें, फास्ट स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, फास्ट होगा, स्लो भी होगा, एंड वॉमिटिंग, डायरिया, सीजर्स आएंगे। सीजर होता है जैसे कि दौरा, हिंदी में इसको दौरा दौरा
पढ़ना कहते हैं, ऑन कोमा, लास्ट में कोमा। और यहाँ पे हमें पेशेंट को फर्स्ट एड ही प्रोवाइड करनी पड़ती है। इमीडिएटली हॉस्पिटल नियर बाई एनी जो भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे ले जाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इलनेस है, लाइक हाइपोथर्मिया हो गया, मीन्स द बॉडी टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। अब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, और ये होता कब है, जब हम ज़्यादा हमारा ब्लड कूल हो चुका होता है। व्हेन द स्किन एंड द ब्लड कूल्ड इनफ टू द lower body temperature and the metabolic and physiological process are slow। और ऐसा होने से हमारे फिजिकल एक्टिविटी जो भी चलती हैं अंदर वो स्लो हो जाएंगी। रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट रेट आल्सो भी स्लो, क्योंकि ब्लड नहीं अच्छे से फ्लो हो रहा है अंदर, तो ये सब स्लो हो जाएगा, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर आल्सो भी स्लो, एंड पेशेंट कैन बी अनकॉन्शियस हो सकता है हाइपोथर्मिया में। Erectal temperature of about 28 degrees Celsius, the ability to spontaneous return the temperature to the normal, it's a, point. The individual can be survive if reformed and external heat with external heat and return to the normal। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर 28 डिग्री तक खत्म कम हो गया है, लेस हो गया है, तो ऐसे में क्या होगा कि उस पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, कि उसको टेम्परेचर देना है, उसको टेम्परेचर रिटर्न करना है। तो और पेशेंट को सरवाइव करना है, तो कैसे करेंगे, उसको रिवॉर्म करेंगे विद एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे, लाइक हम हॉट वाटर बैग प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, एसी फैन सब ऑफ कर देने हैं जहाँ पे उसको लेके आना है रूम में। तो ये सब करना है, और दिस ऑल थिंग गोइंग टू लीड टू इंक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर। प्रोसीवाइटिस क्या है, कि जब हम बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में एक्सपोज कर चुके हैं, और वहाँ पे जाने से क्या हुआ है कि जो हमारा एरिया जो एक्सपोज हुआ है वो फ्रीज हो चुका है। ओके, लाइक फ्रीज हो चुका है, कि बर्फ सा जम चुका है, वहाँ का ब्लड जम चुका है। तो प्रोसीवाइटिस अक्कर स्पेशली इन द लोब्स ऑफ ईयर एंड ऑल्सो ऑन द नोज, टिप ऑफ द नोज पे भी होता है बहुत ज़्यादा, एंड द डिजिटल ऑफ द हैंड एंड फीट्स। क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, पेरिफेरी कैपिलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लड ज़्यादा वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया, और ये वैसे भी ये एरिया बहुत एक्सपोज है बाहर, कान नाक और हाथ, तो ये तो एक्सपोज हो ही जाएगा, और दूसरा कैपिलरी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा हीट लॉस करेगा, तो ये प्रोसीवाइटिस हो जाएगा इस एरिया पे। सो इंजर एरिया जो कैसा दिखेगा, वाइट वैक्सी एंड फर्म, टच करने पे फर्म होगा, सॉफ्ट सा होगा, एंड वाइट दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लड है ही नहीं, वहाँ पे तो ब्लड जम चुका है। इफ द फ्रीजन has been shifted to cause extensive formation of crystal। अगर यही फ्रीजन जो है क्या करेगा, क्रिस्टल बना देगा। नेक्स्ट जो सेल है, अगर उसको टाइम से नहीं हम फॉर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, क्रिस्टल बन जाएगी सेल से, और वहाँ पे परमानेंट डैमेज हो सकता है। ओके, सच परमानेंट डैमेज impaired and the लोकल टिश्यू डैमेज। क्या करेगा कि अब तो वहाँ पे सेल जो है क्या बन गया उनका, ऐसे ऐसे क्रिस्टल बन गया फिंगर में, तो वो डैमेज हो गया, और उसको हम सर्जरी से ही रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो तो एक किस्म से खत्म हो गए, डेड हो गए सेल्स, तो उसको हम कैसे रिलाइव करेंगे, दोबारा से कैसे उनको हम ठीक करेंगे, तो वहाँ पे हम सर्जरी करके उनको रिमूव कर देंगे। अगला है हाइपरथर्मिया। ये क्या है, इट इज इनएबिलिटी टू promote and reduce heat प्रोडक्शन बाय बॉडी। तो यहाँ पे हीट रिड्यूस का जो है ये इनएबिलिटी हो जाती है। और फीवर में क्या है कि वहाँ पे भी हीट जो है अनेबल टू रीच टू नॉर्मल, तो ऐसा नहीं है कि हम रीच ही नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे क्या है,
फीवर में क्या सेट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होगा उसे हम फीवर कहेंगे। और हाइपोथर्मिया में क्या है, एक ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे सेट पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा है। अब हाइपोथैलेमस उसको कंपनसेट कर नहीं कर पा रहा है, उस पर ओवरलोड आ चुका है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको सेट टू नॉर्मल पॉइंट पे लाने पे, टेम्परेचर को नॉर्मल पॉइंट लाने पे हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन ज़्यादा है। तो फीवर में क्या है कि फीवर में जो है वो हीट जो है इंटरनल हीट से थोड़ा सा ऊपर सेट किया तो फीवर बन गया, और अगर यहाँ से भी ऊपर चला गया तो वो हाइपरथर्मिया हो गया। और हाइपोथर्मिया कंडीशन में हाइपोथैलेमस जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं कर पाता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है, रिजल्ट फ्रॉम एन ओवरलोड ऑफ थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म अकर। तो ये किसका रिजल्ट है, ओवरलोड थर्मोजेनेसिस। I hope you understand all the things in this video. If any confusion, if you have any doubt, please comment in the comment section. And I make video for the BSc first year students. So keep watching my channel.